हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट। मैं नितिक सिन्हा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद ही जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं 12, 13, 14 और 15 सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और जो अभी इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर सेम डिटो क्वेश्चन ले आ सकता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन सा पार्ट उन्होंने कौन सी डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे बोला क्या हुआ है पहले लाइन में, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली और ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ये आपको जो ए बी दिख रहा है ना, ये क्या टावर है और उसकी हाइट को मैंने क्या मान लिया, ए बी। ठीक है, और ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कनाल पे। तो इस वाले पॉइंट को जो बी वाला है, कनाल का बॉटम वाला, मतलब उस कनाल के बॉटम पे मानोगे ना, जिस पे स्टैंड कर रहा है, बैंक पे मान लो आप उसके। ठीक है, आगे आगे बोला भाई, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द कनाल। यहाँ पे एक कनाल था, यहाँ पे बीच में कनाल है, तो यहाँ पे बैंक पे ये टावर खड़ा हुआ था, तो उसका दूसरा लैंड है ना बैंक का, उस कनाल का जो बैंक होगा, तो वो क्या है, सी। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इसका, 60। ये उन्हें गिवन दिया हुआ। ठीक है, डायग्राम में पूरी गिवन है इसमें। तो फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉप। कहने का मतलब, जहाँ पे कनाल को ही बैंक जो था कनाल का दूसरा एंड वाला, वहाँ से जो एंगल 60 बना था, उससे 20 मीटर दूर पे एक हमने पॉइंट लिया डी। और वहाँ से जब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के साथ, टावर के टॉप के साथ कितना बना था, 30। ठीक है, ये सब ये बना, और ये पॉइंट क्या दिया उन्होंने, डी। तो ये वाली वेट उन्होंने पहले ही दी थी ना हमें, तो ये क्या बता दिया उन्होंने, 20 बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, पूछा गया आपको क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। आपको ए बी निकालना है। ए बी क्या फाइंड करा था हमने, हाइट ऑफ फ्लैट करा था ना, हाइट ऑफ टावर। तो आपको ये निकालना है ए बी, और क्या निकालना है आपको, विड्थ निकाल है कैनाल की। विड्थ मतलब ये इसका एक बैंक का पॉइंट था, ये कैनाल का दूसरा बैंक है, इसके बीच में जो जगह होगी उसी को तो विड्थ बोलेंगे। तो इसलिए मैंने सी बी को क्या लिख दिया, कैनाल विड्थ। आपको ये दोनों चीजें इसमें क्वेश्चन में निकालनी। देखिए निकालते कैसे। आपको यहाँ पे ये 20 मीटर गिवन, आपको दिख रहा होगा, ये दो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ए सी बी और ए डी बी। इन दोनों में हम क्या लगा सकते हैं, हमें ये इसमें रिलेशन चाहिए और इस वाली साइड में रिलेशन चाहिए ट्रायंगल के। आपको सबको पता है, मान लीजिए पहले मैं ये ट्रायंगल वेव कंसीडर कर लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। मैंने वो ट्रायंगल कंसीडर कर ली। अब आप खुद देखिए, ए बी सी, तो इसके सामने वाला ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसके सामने वाली साइड क्या बन जाती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ऑफिस में, आपका तो आपको याद हो गया होगा। तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये तो आपको पता ही है, तो बैंक के साथ कितने एंगल बना रहा होगा उसका, 90 ग्राउंड, एक तो लेवल ही ना वो, तो यहाँ पे 90 बन रहा होगा। 90 के सामने तो हॉरिजॉन्टल बन जाती है, तो ये वाली साइड क्या बन जाएंगे हमारी, हॉरिजॉन्टल। और ये वाली ट्रायंगल की साइड क्या बन जाएंगे यहाँ पे, बेस। यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, बेस। अब आप खुद बताइए, आपको रिलेशन किस में चाहिए, परपेंडिकुलर बेस में चाहिए ना। परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है, एक कॉर्ड होता है और एक tan होता है। तो यहाँ पे हम 10 लगा लेते हैं, बुल 10 की वैल्यू आपको याद रहती है, आपको गॉड किया गया वो कॉर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, उससे भी सेम ही आंसर आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, अब मुझे पी और बी में रिलेशन किया गया, तो मैंने कौन सा रेशियो लगाया, 10 लगाया। ये देखिए, एंड एंगल कितना दिया आपने को, 60। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हमारे पास, बेस। लिख लेते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा, ए बी बाई बी सी, इजी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया। अब ना मुझे इसकी वैल्यू पता, ना मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे मुझे tan 60 तो वैल्यू पता है ना, tan 60 की वैल्यू उठ कर लेते हैं। tan 60 कितना होता है, √3, उठ कर दिया, ए बी बाई बी सी। अब बी सी यहाँ पर डिवाइड पर है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बी सी √3 इक्वल टू ए बी। आगे ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल से, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, बड़ी ट्रायंगल को लगा सकते हैं सेम, ए डी बी बढ़िया ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल कितने का मतलब अपना 60 का बन रहा, इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये डी से लेके बी तक की पूरा वेब पार्ट क्या बन जाएगा हमारा, बेस बन जाएगा ना, क्योंकि मैंने बड़ी लाइन कंसीडर कर ली है। ये देखिए, आपको ऐसे बताना चाहूँ तो आपको शायद दिक्कत आ रही होगी। ये देखिए, मान लीजिए बीच वाली लाइन है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया,
यहाँ पर डी आ गया और यहाँ पे बी आ गया। ये कितना है हमारा एंगल 30। अब आपको बताइए, सेम ट्राइंगल दिख रही है आपको, ये 90 एंगल बना रही है, 90 आपको बताइए यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको खुद पता है हमें यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, तो हम यही बच्चे उठाएंगे ना यहाँ पे, इसलिए हमने क्या उठाया यहाँ से बेस लिया, और हमें क्या निकालना था यहाँ पे, ए बी भी निकालना था, इसलिए हमने कौन सी साइड ली यहाँ पे, ए बी ए। तो अभी हम ए डी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ गिवन भी नहीं है, ना हमें ये निकालनी है, ठीक है, इसलिए हम किस में रिलेशन निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस में। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा रिलेशन, कौन सा रेशियो होता है जो इन दोनों में रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, tan और cot। tan का एग्जाम tan लेते हैं, tan इजी होता है। इन ट्राइंगल के डी बी, एंगल के सामने कहीं परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी, ए वी। एंगल कितना हमने को किया हुआ है 30, तो कितना आ जाएगा tan 30, किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी बाई बी बी। ये हमारा परपेंडिकुलर, बड़ी वाली ट्राइंगल की है, तो ये क्या पूरा बेस, तो यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया था आपको, बी आ जाएगा। अब आप खुद बताइए, ए बी, अब मैं बी को ये लिख सकता हूँ, बी सी डी सी प्लस बी सी, ये पूरा पार्ट ही तो क्या है हमारा, डी बी है ना, मैं बस वही कर रहा हूँ, मैं बी डी को क्या दिख रहा हूँ, डी सी प्लस सी, ये देखिए डी सी प्लस बी लिख सकते हैं, इजी। अब ये देखिए tan 30 कितना होता है, 1/√3, वैल्यू पुट कर ली, यहाँ तक कुछ ऐसा कुछ बड़ा नाम लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ए बी की वैल्यू पता लग गई क्या हमें, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, बी सी की, ये ए बी की वैल्यू यहाँ बी सी के टर्म में फॉर्म यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कर देते हैं। ये देखिए बी, क्या करेंगे यहाँ पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉब यहाँ पे 1/√3 कितना आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा, BC√3, BC√3, और नीचे आपको दिख रहा है DC, DC की वैल्यू कितनी गिवन थी हमने को 20, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 20 प्लस BC आगे। वो आपको दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकते हैं, पता ही कि डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं। यहाँ कर लेते हैं, ये देखिए क्या आ जाएगा, 20 को यहाँ पे लेके जाएंगे प्लस का BC, तो ये कितना आएगा, 1 से तो करेंगे मल्टीप्लाई होता आएगा, सेम ही आएगा, तो ये आ गया, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, BC√3 इंटू यहाँ पे क्या था √3, √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ के लिख लो, √3 को √3 से करते हैं तो ये आता है, बताइए आप सबको 3BC, यहाँ पे क्या है 20 प्लस BC। अब BC को इधर लेके आ सकते हैं, इधर साइड पॉजिटिव है 1BC है, यहाँ पे 3BC, तो पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा 2BC आ जाएगा अपने पास, 1 था उधर जाके माइनस होगा 1, तो 3 में से 1 का तो क्या बचेगा 2 बचेगा, BC को कॉमन आ जाएगा ना, इसलिए कि यहाँ पे कितना आ रहा 20। अब 2 को इधर क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 20/2 BC, 20 से 2 से 20 कट गया, कितना बचा 10, और ये किसमें सी साइड है हमारी मीटर में थी, तो 10 मीटर। अपने पास एक चीज़ तो आ गई, हमें ये पता लग गया ना BC, ये तो निकाल देते हैं BC कितना है अपने पास 10 मीटर, खत्म क्वेश्चन। अब आपको ये पता है BC और AB में रिलेशन पता था हमें पहले से, BC की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा अपने पास क्या आ जाएगा, AB भी आ जाएगा, तो कनाल की वैल्यू हमने अब निकाल दी थी और AB भी निकाल लेंगे, ये वजह से यहाँ पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1 कर देंगे, यहाँ पे कर रहे हैं पुट, ये देखिए BC की जगह में पुट करने वाले हैं BC√3 इक्वल टू AB, आगे BC कितना है 10, पुट कर देते हैं 10√3, ये मीटर में थी सारी लेंथ, तो ये भी इसमें आंसर भी कितना आएगा वहाँ मीटर में, अपना ये भी कितना आ गया 10√3 मीटर AB। अपने को AB निकालना था, फाइंड कर लिया हमने, DC निकालना था वो भी फाइंड कर लिया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपको देख के थोड़ा समझ में, मुझे लगता है आई होप मैंने अच्छी तरह समझाया हो और आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करता है, हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, 12th क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। देखिए हम 12th क्वेश्चन में यहाँ से फोन से स्क्रीन से मैं रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो जैसे इसमें लाइन पढ़ रहा हूँ तो आप उस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको
पता लगेगा कि हम फिगर बना कैसे रहे हैं। ठीक है, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चंस में, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पहली लाइन में क्या बोला हमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। पहली लाइन में इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमें दे दी कि हमारे पास जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दी हुई हमें, 7 मीटर। तो हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग बना दी मैंने यहाँ पे, और इसकी कहते कर देते हैं आई को ए बी। अब बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी, ग्राउंड पे होगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लेवल मान लेते हैं ग्राउंड को, और ग्राउंड को क्या मान लिया हमने, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब आपको हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं पता तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसी चैनल पे बताया हुआ है, अब जाके ध्यान से देख सकते हैं, आपको सब समझ में आएगा उसमें। ठीक है, तो ए बी को क्या मान लिया हमने, हाइट ऑफ बिल्ड, हाइट ऑफ बिल्ड बिल्डिंग, ठीक है। और ये मैं कितनी दी हुई थी शायद, गिवन है मेरे को 7 मीटर। इसे क्या दिया हमें इन्होंने, 7 मीटर। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। अब अगली सी लाइन में इन्होंने एक और बात जिक्र कर दी। पहले हाई बिल्डिंग की बात कर रहे थे, और इन्होंने एक और वर्ड, एक और ले आए, क्या उसे बोला गया, टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब याद रखिएगा, टावर जो होता है बिल्डिंग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन पाएगा ना हमारा। इन्होंने यहाँ पे ये तो बोला है, द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कहेगा जो टावर होगा इस बिल्डिंग से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ऑब्वियसली वो वैसे ही बड़ा होता है, और फिर भी क्वेश्चन में बोला हुआ है तो हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने केबल टावर ली। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, केबल टावर के टॉप पे, इस बिल्डिंग से टॉप के लेके इस केबल टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60। एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको पता ही है, जो ऊपर की तरफ देखता है। मान लीजिए यहाँ से आप खड़ के ऊपर की तरफ देख रहे हो, जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया आपका, तो यहाँ से आप ऊपर देखोगे तो इसे क्या मान लिया जाएगा, आपका लाइन ऑफ साइट। और इसके बीच में, इस फोन और इमारत के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी आपको बता रहे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें हॉरिजॉन्टल लेवल मानना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लेवल मानने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन मान लेते हैं। ये मैंने क्या मान ली, हॉरिजॉन्टल लेवल। इमेजिनरी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लेवल, याद रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का कितना दिया हुआ अपने को, कितना दिया हुआ था मैं, 60। ठीक है, अब अधी लाइन देखिए क्या बोला उन्होंने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अभी इसके टॉप की बात कर रहे हैं ना, टावर के। अब क्या किसकी बात कर रहे हैं, टावर के फुट की बात कर रहे हैं। और इसी पॉइंट से टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45। अब जब ध्यान से पढ़ोगे ना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती, इसके 45 यहाँ पे हमने क्यों लिया। हम इसकी बात जो तो कर सकते थे, आपने याद रखना, ये कॉन्टिन्यूशन जो होती है ना, एंड जो वर्ड आता है वो कॉन्टिन्यूशन होता है। तो जिसके बारे में पहले बात हो रही थी उसके बारे में ही बाद में बात होने वाली है। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, अभी हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा पहले से बना हुआ था। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, नीचे का देखना। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल है, हाँ पहले यहाँ पे देख रहे थे, अब आपने नीचे देखना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी आई लाइन ऑफ साइट तो नीचे होगी ना। तो इस फोन हॉरिजॉन्टल लेवल और जो मेरी मार्कर मालूम है लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा नीचे की तरफ, यहाँ पे, यहाँ से आपको मार्कर के बीच में और इसके बीच एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन तो आपको पता ही सबको, डिप आ जाता है किसी के लाइफ में तो उसे क्या बोल देते हैं, और डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डिप आ रहा है, इसके वजह से वो डिप्रेशन में चल जा रहा है। सेम सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लिया। तो ये कितना आएगा, हमें दिया हुआ है 45। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप आ गया उसके, पहले यहाँ पे था अब थोड़ा डिप आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मान ली, यही हमेशा ये और ये लाइन आपको पहले दिख रही हो रही, इसका नहीं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इसे मान लेते सी, इसे डी और इसे ई। तो सी डी क्या हमारे पास, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर है ना। सीढ़ी हमारे पास हाइट ऑफ टावर थी। अब आप देखिए, ई ए और डी बी दोनों पैरेलल है, दिख रहे होंगे आपको, है ना पैरेलल। तो आपको ये पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है, ये देखिए, जब दो लाइन पैरेलल होती है उन्हें ट्रांसवर्सल कट कर दे, तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा सबने, क्या होता है रूल, सोचिए जरा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये रूल क्या था हमारा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो इसकी वजह से ये वाले जो एंगल है
इस वाले एंगल के इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये भी 45 है तो ये भी क्या बन जाएगा 45, क्योंकि जो ई है और डी भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सेम जो अपने नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है, हमने लाइन और एंगल्स वाले चैप्टर में, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए आगे, अब हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को करने पहले लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करने को बोला था उन्होंने, इसकी हाइट फाइंड करने को बोला है शायद मेरे हिसाब से। एक बार कंफर्म कर देते हैं, मैंने शायद रीड नहीं करा हो। हाँ, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, आपको क्या करना है, सीडी निकालना है, ठीक है, सीडी फाइंड करना है। अब आप खुद सोचिए, ये तो मुझे पता है ए बी यहाँ तक है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और उनके बीच में जो लाइन जा रही हो परपेंडिकुलर हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। और ये लाइन पैरेलल होती है, उसका भी डिस्टेंस सेम होता है। जैसे ये लाइन और ये लाइन जा रही है, इनके बीच में जो लाइन है उनका डिस्टेंस सेम है ना, तो ये जो लाइन जा रही होगी उनकी वो भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल और इक्वल। दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक दोनों सिंपल सिंपल पैरेलल है, तो ये 7 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 7, 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या आ जाएगा, 7। आगे बस अपने को निकालना क्या है, ये वाली चीज निकालनी है। हाइट में क्या था, सी डी था, सी ई प्लस ई डी, वही तो हमारा सी डी बना रहा है पूरा। तो ई डी तो हमें पहले से पता लग गया, अपने को क्या निकालना रह गया, बस सी निकालना रह गया। अब निकाल लेते हैं। अब देखिए, सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये ट्रायंगल कैसे नहीं करनी पड़ेगी, ए डी और बी। देखिए हमने ऐसा करा तो मैं उसका रीजन भी दूंगा आपको, ए डी और बी। ऑफ खुद देख रहे हो, इस वाले ट्रायंगल में जब मैं ये लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी। जैसे मुझे ये चीज मिली, ये और ये डिस्टेंस क्या था, इक्वल था ना, और पैरेलल भी थे दोनों, तो ये इक्वल है। तो यही जितना आएगा, जितनी इसकी लेंथ आएगी, वही लेंथ तो ये की भी आधे वाली है ना। जैसे ही मुझे ये पता लग गया, और यहाँ मुझे एंगल पहले से पता है इस ट्रायंगल में, जैसे ही ये पता लगेगा तो मैं ये साइड निकाल लूंगा ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डीबी निकालना चाह रहे हैं। जैसे ही डीबी पता लगेगा, हम ई के इक्वल हो जाएगा वो। जैसे ही ए के इक्वल हुआ, वहां से ये एंगल हमें पहले से ही पता है, ई ए ई ट्रायंगल में ये एंगल तो 60 हमें पहले से पता है ना। तो इस वाली साइड और इस वाली साइड में हम क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं। वहाँ को देखिए, ये एंगल 90 दिया, ये 45 दिया हुआ है, ये 90 होगा, नॉर्मल से पता ग्राउंड के साथ बन रहा था, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो इसे क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा, बेस। क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाली एक साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इसकी बात तो हम कर नहीं रहे अभी, इसका तो हमें कोई काम नहीं है ना, तो इसकी बात नहीं करने वाले। तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, ये रेशियो चाहिए, पी और बी में चाहिए। पी और बी में क्या होता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, एक आता है tan, दूसरा आता है cot, तो हम दोनों कंसीडर कर लेंगे। आप दोनों से कर सकते हैं, मैं tan से ही कर रहा हूँ, बच्चों को इजीली होता है, और बच्चों को उनके रेशियोज याद होते हैं कि tan 60 पे कितना होता है, यहाँ इसमें एंगल आपको याद रहता है उनकी, और नली आ जाती है उस पर कितनी आने वाली। यहाँ पे कितना tan है हमारे पास, 40 सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, और बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बी। आगे ए बी और ये डी बी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगी, 1, ठीक है। मुझे लगता है आपने उनसे दे लिया होगा। 1 आती है, ए बी देख के, ए बी कितना गिवन था हमें, 7। यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 मीटर। पहले से गिवन था, डी बी अपने पास यहाँ पे गिवन नहीं है, फाइन करना है, और डी बी इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टी डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वही तो आता है। तो डी वी इक्वल टू 7 मीटर। अपने को ना लगा पता कि डी बी कितना आ रहा है, 7 मीटर, पता। वैसे आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पेपर में, आप सीधा भी ये डी बी 7 मीटर ले सकते थे। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको 45 का एंगल मिल रहा हो ना, और आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना हो, तो जितना ही वो परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा आपका, और जितना बेस होगा उतना ही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। शॉर्ट ट्रिक होती है, काफी ईजी हो जाता है पेपर में, समझ रहे हो। जब भी 45 एंगल दिया हो और आप tan में रिलेशन निकाल रहे हो, तो जितनी आपकी बेस दी होगी, आपको ये चीज़ फाइन करनी होगी ना, तभी आप रिलेशन निकाल रहे हो। आपको जो गिवन होगा उसका उल्टा वाला साइड जो आपको नहीं गिवन होगी परपेंडिकुलर बेस में, वो उसके इक्वल हो जाती है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन था 7, तो बेस क्या आ गया अपना, 7 आ गया। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए आपको 7 बेस गिवन होता हमें डीबी, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाता आपके पास, सेम आ जाता। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी, आपको याद रखनी चाहिए, ईजी हो जाता पेपर में सॉल्व करना। आप सीधा यहाँ से यहाँ पे, या फिर आप सीधा ही वैल्यू पुट कर सकते हो। डीबी आपका किसके पे आ गया, 7 मीटर, ठीक है। आप ये लिखना चाहो लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ये तो लिखनी पड़ेगा वैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में। तो अब देखते हैं, अब हमें ये पता लग गया डीबी, और डीबी और ये क्या इक्वल है, डिसियस है।
डी बी इक्वल टू ई ए, क्योंकि दोनों क्या पैरेलल और इक्वल, पैरेलल है इक्वल। तो ये ई ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपने पास 7 मीटर, ये भी 7 मीटर आ गए। अब ये ट्रायंगल में लगा सकते हैं हम, ये तो पता लग गया ना हमें, और एक एंगल पहले से गिवन था तो हम सी निकाल लेंगे। देखिए अब लगाते हैं इन ट्रायंगल सी ई ए, एंगल की सामने वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस, क्योंकि ये तो 90 एंगल बना रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये वर्टिकल है। इसके बीच में जब भी एंगल बनेगा वो कितना मान लिया हमने 90, स्ट्रेट है ना, तो अब जो होगा स्ट्रेट वो नॉर्मल सी बात है। और जो हमने ये लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करी थी वो हमेशा क्या होती है आपकी लाइनों साइड पैरेलल होती है ना, मतलब सीधा जा रही होती है, इसलिए इस दो बोलों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 का, 60 के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने, उसके साथ वाली बेस और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें सी ही निकालना है ना, और अपने को पता क्या है, ये पता है, ये हमने अभी निकाला, तो ये और सी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, पी और बी क्या आता है, कौन सा रेशियो होता है 10 होता है, ठीक है। आपने ऐसे ध्यान दिया हो कि ज़्यादातर जो भी हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो tan और cot में ही आ रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। साइन और कॉस की जो इसमें जरूरत हो रही है कॉसेक या सेक की बहुत कम पड़ती है, इसलिए आपको tan के तो रटे ही होने चाहिए सारी वैल्यू, कि tan 60 पे कितना होता है, 90 30 है ना कितना होता है, 45 पे कितना होता है, तो याद रखिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो जो आप याद करते हो। वैसे आपको ये याद तो तीनों ही होने चाहिए, साइन कॉस और tan, बाकी आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो, ठीक है। उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे tan कितना अपने पास 60, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा सी और बेस क्या है ई। अगेन tan 60 कितना होता है √3 होता है, और सी की वैल्यू हमें फाइंड देनी है, एज इट इज छोड़ देंगे इसे, और ये कितना निकालना हमें 7 मीटर, 7 मीटर डिवाइड में लगा के मल्टीप्लाई 7 और 3 6 मीटर में। अब हमें फाइंड क्या करना था, सी डी का फाइंड करना था, सी डी क्या है हमारे पास सी ई प्लस ई डी। देखिए तो हम सी डी फाइंड करने के लिए सी को कैसे ले सकते हैं, सी डी को सी ई प्लस ई डी, ई डी आपको पहले बताते हैं 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7, कोई दोनों क्या थे पैरेलल थे और उनका डिस्टेंस भी क्या आ जाता है इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा सी अपने पास अभी निकाला मैं, सी कितना है 7√3 और ई डी कितना अपने पास 7। आपको दिख रहा होगा 7 दोनों टर्म्स में, जब भी प्लस और माइनस से कोई भी टर्म चीज़ अलग हो रही होती है उन्हें क्या बोल दिया जाता है टर्म बोल दिया जाता है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 7, 7 बाहर निकाल लेंगे, इस वाली टर्म में क्या बचेगा √3, और यहाँ पे 7 हमने पूरा ही बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 1, जहाँ पे सारी की सारी टर्म बाहर आ जाती कॉमन में वहाँ क्या बच जाता है 1। तो सी डी क्या आता है हमारे पास 7 × √3 + 1 मीटर। अपने को हाइट निकाल ली थी टावर की, तो हमने क्या करा यहाँ से सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर हम बना कैसे रहे हैं, ठीक है। हर एक लाइन को हम डिकोड कैसे कर रहे हैं जो उन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन में। पहले लाइन में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 के, एज अबव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। पहले फर्स्ट लाइन में आपको इतनी बात तो पता लगी ये लाइट हाउस की बात कर रहे हैं, और इसकी हाइट भी आपको गिवन है, ठीक है। हाइट कितनी गिवन है हमें 75 मीटर, ठीक है। मान लेता हूँ मैं एक लाइट हाउस बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने हाइट बना ली ए, और ये मैंने क्या बना लिया बी। अब ये लाइट हाउस कहाँ खड़ा हुआ, नॉर्मल सी बात है टैंक पे खड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे सी लेवल मान लेते हैं, इसका ग्राउंड मान लेते हो आप, तो ये ग्राउंड मान लिया, सी लेवल मान लो, एक ही बात है, सी लेवल पर ही यहाँ पे ग्राउंड की बात करें तो ये हमने सी लेवल मान लिया। अब इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं ना, जहाँ से एंगल मेजर किए जाते हैं, तो अब वो भी मान सकता, इन्होंने उसी को क्या बोल दिया सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इस लाइन में उन्होंने दो बातें बता दी, दो एंगल बन रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नॉर्मल सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से तो बनने नहीं वाला, इस टॉप से बनेगा टावर के, ये लाइट हाउस है, सॉरी टावर नहीं लाइट हाउस जो है उसके टॉप से बनेगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं, एक 30 डिग्री भी बन रहा है और सेकंड वाला कितने बन रहा है हमारा 45, ठीक है। इफ द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर
ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी है, तो अच्छा है, क्वेश्चन टिपिकल भी बन सकता है। इन्होंने बोल दिया ना, ये जो शिप आ रही है दोनों एक ही साइड से आ रही है, और एक शिप दूसरी वाली से क्या है, पीछे है। कहने का मतलब, मान लीजिए एक शिप यहाँ पे थी और दूसरी शिप आपकी मैच यहाँ पर है। इसको दोबारा बना लेते हैं। हाँ, एक शिप यहाँ पे थी आपकी, दूसरी शिप यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है और सेम लाइन पर है। ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले से ले ली, और ये क्या है, लाइट हाउस से सेम साइड पे थी। सेम साइड मतलब एक साइड पर ही है। दूसरी शिप इधर से भी तो आ सकती है ना, इधर से भी रीच कर सकती है लाइट हाउस को, इसलिए उन्होंने बोला, ठीक है। तो पहला वाला जो एंगल बना रहे हैं, एक 30 का था और एक हमारा 45 का। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, पहले हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, वेट अ सेकेंड, अच्छी बनाते हैं थोड़ी। ये क्या मान लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको याद होगा सबको, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था, एंगल डिप्रेशन बनाने से पहले मैंने आपको हुआ था, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, तो यहाँ पे वो उसका एक आई लेवल होगा ना पहले। जैसे मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो मैं लाउड हाउस पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से मेरी जो सीधी लाइन जा रही है वो क्या, मेरी लाइन ऑफ साइट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना मेरी। तो यही जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पहले मारी, ठीक है, ये इमेजिनरी होती है, नॉर्मल सी बात है, एंगल बनाने के लिए लिया जा रहा है। अब मान लीजिए मैंने नीचे देखना स्टार्ट किया, पहले सीधा देख रहा था, अब मैं नीचे देख रहा हूँ, अब मेरा लाइन ऑफ साइट करना जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, पर उसी को कंटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या बनाने हैं, लाइन ऑफ साइट। इसे थोड़ा कुछ कर लेते हैं, लाइन यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। आई, अब वो ध्यान दीजिएगा, एक शिप यहाँ पे थी और दूसरी शिप यहाँ पर है। शिप को नाम दे देते हैं, एक को सी बोल देते हैं, दूसरे को डी बोल देता है, ठीक है, लिबनिंग कर दी। यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने पहले यहाँ पे देखा मान लो, ठीक है, पहले आपने यहाँ से यहाँ पे देखा, डी पे। अब दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, एक तो इसके साथ बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का इसके साथ, और यहाँ से एक इसके साथ। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। ये तो आपकी लाइन ऑफ साइट आ रही है जो आप देख रहे थे नीचे, उसी में हमने लाइन ऑफ साइट मांगी है। अब आप बच्चों यहाँ पे दो एंगल दिखे ना हमें, एक तो 30 का था और एक 45 का। अब आती है यहाँ पे बच्चों को दिक्कत, आपको लगता है कौन सा 30 माने कौन सा 45, मगर उन्होंने गिवन था ऐसे क्वेश्चन में कि पहले वाला हमारा 30 था, दूसरे वाला हमारा 45। अगर आपको वो भी ना हो तो आप ऐसे भी कैसे ले सकते हो, यहाँ पे छोटा एंगल जो बन रहा है ना आपका, ये कितने का आएगा, 30 का है आपकी। जो जितना पास होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो उतना छोटा एंगल होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना पास होगा, ये वाला बहुत पास है, लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बहुत पास है, तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल कितने का बनेगा हमारा, 30 का, ठीक है। एज ए ट्रिक का भी याद रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये जितना दूर होगा लाइन ऑफ साइट से, ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से जितनी दूर होगी, वो एंगल उतना बड़ा होगा। तो ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये पूरा कितने का बन जाएगा, 45। कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, मतलब चलते, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन करना है। अब आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो सी लेवल हमने माना है, ये दोनों कैसे होंगे, हमारे पैरेलल होंगे। आपको अभी पढ़ा के था, इससे पहले का क्वेश्चन है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, उसको एक ट्रांसफर से कट कर रहा हो, तो इसकी फाइनल होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन वगैरह वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको उसमें ये अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, एंगल ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले के इक्वल आ जाएगा। और ये पूरा जो 45 है, जहाँ पे टच कर रहा होता है इस लाइन ऑफ साइड को, और जहाँ पे ये नीचे लाइन ऑफ साइड यहाँ पे टच हो रही होती है, वो वाले एंगल होता है। ऐसे मान लो ये वाली जो एंगल है, यहाँ पे आके टच कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये लाइन ऑफ साइड मेरी ये, तो यहाँ में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला नीचे वाला, वो इक्वल होगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। और ये वाला जो एंगल है किसे टच कर रहा है, इस वाली लाइन ऑफ साइड को टच कर रहा है, और ये लाइन ऑफ साइड कहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो इसलिए ये एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास, 45। ईजी, छोटी छोटी बातें मगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प करिए अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी थी हमें, शायद मैंने नोट नहीं करी। 75 हाइट, आपको इसकी हाइट दी हुई है, ये जो आपको हाइट है ना, ये दी हुई है 75 मीटर। ये लाइट हाउस था, इसकी हाइट हमें पहले से ही गिवन। और इन्होंने फाइन करने को क्या बोला हमें,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अब मैंने आपको बोला पहली शिप मेरी सी थी और दूसरी शिप मेरी डी थी। इन्होंने बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा दोनों के बीच में, सी डी होगा ना। तो सी डी हमें क्या करना है, फाइंड करना। सी डी। लेट मी चेक, कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी उन्होंने, मेंशन मिस कर दियो। फाइंड द वन शिप इज कैसे फाइंड द वन नहीं, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन थी इसके अलावा। तो हमें ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ट्रायंगल बन रही है, ए बी सी, ए डी और बी। आपको मैंने अभी बता के हटा इससे पिछले क्वेश्चन में, जब भी आपको 45 का एंगल दिख रहा हो और आपको परपेंडिकुलर बेस में एंगल रिलेशन निकालना हो, तो आपको पता होना चाहिए ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा 45। अभी बता के हटा था और ये प्रूव भी कर देते हैं। ये देखिए, ये तो मुझे दिखा, आपको भी दिखना चाहिए ऐसे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल कितने का था इस ट्राइंगल में, ए बी सी में 45 एंड 45। अब tan 45 तो आपको पता है इसके सामने साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये नीचे साइड क्या बन जाएगी, बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में बात नहीं कर रही क्योंकि हमें उसका भी काम नहीं है। तो जिसके बीच में हमें रेशियो निकालना होता है उसके बीच में हम देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन बताता है। हमें जैसे परपेंडिकुलर किसमें चाहिए था, बेस में चाहिए था, वो कौन बताता है, टेन बताता है और कॉट बताता है। तो मैंने यहाँ पे टेन कंसिडर कर लिया, कॉट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी और नीचे बेस क्या बन जाएगा बी सी। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, उसके साथ वाले साइड एडजेसेंट बेस बन जाती है। एन कितना होता है 45 1 होता है। ए बी कितना दिया हुआ है हमें 75 मीटर और बी सी हमें फाइंड करना था। बी सी को ले जाएंगे ज्वाइन में जाके मल्टीप्लाई, तो बी सी कितने के इक्वल आ जाएगा 75 मीटर। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी आपको 41 मिले, जो आपको परपेंडिकुलर गिवन होता है वही उस बेस के इक्वल आ जाता है, वाइस वर्सा भी होता है। आपको बेस गिवन हो तो आपको परपेंडिकुलर निकाल लो, वो भी इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें बी सी आ गए। अब हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना था। तो हम क्या करते हैं, हमें बड़ी ट्रायंगल दिख रही है ए बी डी, तो हम ये पूरी लेंथ निकाल सकते हैं पूरी की पूरी, क्योंकि हमें ये वाली साइड तो पता ही है, क्योंकि इसके सामने साइड क्या है, परपेंडिकुलर है और ये पूरा नीचे वाला क्या है, बेस है। जैसे मैंने पूरी साइड निकाल ली, इस पूरी साइड में से मैं इतना सा पार्ट माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, सी डी बचेगा। तो हम वही करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी बढ़िया ट्राइंगल कैसे करिए इसमें। मैंने यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है एंड 30, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बेस में निकाला था रिलेशन, इसलिए मैंने कौन सा ले लिया, 10 ले लिया। इजी पड़ता है, ठीक है, इसलिए और कुछ नहीं। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ए बी और बेस क्या है बी और डी, है ना, इजी। अब tan 30 कितना होता है सबको पता है, 1/√3। ई बी कितना है अपने पास 75, यहाँ पे दिया हुआ मैं गिवन था। और बी डी फाइन करना है, बी डी को इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बी डी इक्वल टू 75√3 मीटर। तो अपने पास बी डी आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई अपने बी डी। अपने को निकालना क्या, ये वाली चाहिए सी डी, तो हम इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे बी सी, तो क्या बचेगा अपने पास, सी डी बचेगा। वही है, ये देखिए यहाँ पे अब ऐसे भी कर लो, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, बी डी को मैं बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ ना, सीमित तो है बात, लिख देते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा बी सी प्लस इसकी वैल्यू बुक कर रहा हूँ बस, सी डी किसके इक्वल आ जाएगा 75 × √3 मीटर। आ गया। आप खुद बताइए, बी सी की वैल्यू मैंने पहले निकाली थी, यहाँ पुट कर दे बी सी की पहले कितनी आ जाएगी 75 मीटर। इसे मान लीजिए इक्वेशन, इसे तो हम कर ही नहीं सॉल्व आगे, 75 और ये सी और ये 75 × √3 मीटर। अब ये पॉजिटिव होता है कि क्या बन जाएगा नेगेटिव, सी डी की वैल्यू निकाले ना, इसने मैंने इस एक साइड रखी है इन दोनों को। तो यहाँ पे कितना आएगा 75 × √3 माइनस का 75। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 75√3 माइनस 1, 75 दोनों में कौन था दोनों टर्म में, मैंने दोनों टर्म से क्या कॉमन निकाल ली 75, इससे 75 निकाल तो क्या बचेगा √3। यहाँ पे कोई टर्म नहीं थी, 75 पूरा का पूरा बाहर आ गया और माइनस का 1 था, इसने यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1। तो सी डी कितना है अपने पास 75 × √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो थोड़ा सा इसे
ट्विस्ट कर देते हैं थोड़े क्वेश्चन को, आपको ये लॉजिक आते हो जो मैंने आपको सिखाए हैं इस क्वेश्चन में, तो आप बहुत ईज़िली कर लोगे वो क्वेश्चन, ठीक है? आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी बताएँ कि ये चैनल के बारे में, जिससे वो भी पढ़ पाएँ, है ना?